वेलकम टू academy-khi.com। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोनेट से मुतालिक है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये ऑप्टिकल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है। और आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ सोनेट के बारे में बताऊंगा। सोनेट क्या है, सोनेट का आर्किटेक्चर कैसा होता है, सोनेट का फ्रेम कैसा होता है, सोनेट का फ्रेम का डेटा रेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, सोनेट का नेटवर्क एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, सोनेट का लेयर आर्किटेक्चर कैसा होता है। ये तमाम की तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा कि इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आपको काफी इजी वे में आपको समझा सकूं। ओके जनाब, academy-khi.com की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो राइट साइड पे देखिएगा नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मौजूद है, उसको लिख के सबमिट करवा दिएगा। और फेसबुक का पेज मौजूद है, उसको भी लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूंगा बाय मेल या फिर बाय फेसबुक आप तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद जो है आप एक काम ये करिएगा कि academy-khi.com की वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क का टैब मौजूद है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल वीडियोज़ आपके ओपन हो जाएंगी इस जगह पे। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि नीचे आते हुए एक वीडियो है PCM यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसको लाजमी सुनिएगा। और उसके बाद फिर सुनिएगा आप T1 एंड E1 लाइंस। और उसके बाद फिर आप आइएगा यहाँ पे PDH के ऊपर, फिर आप देखिएगा SDH, और उसके बाद आप आइएगा इस सोनेट के ऊपर। ओके, और जब सोनेट भी सुन लेंगे तो फिर आपने देखना है DWDM, यानी पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि भाई इस सीक्वेंस से वीडियोस मैंने सीक्वेंस तो मैंने आउट कर दिया है कि मैंने कोई वीडियो पहले बना दी, कोई वीडियो बाद में बना दी, लेकिन आपने इस सीक्वेंस से सुनना है। तो इंशाल्लाह आप लोग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को जो है समझ सकेंगे। लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, DWDM में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कि ये SDH थोड़ी बहुत पुरानी है, सोनेट थोड़ा पुरानी है, लेकिन PCM वगैरह काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये सारी बेस टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इन तमाम बेस टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप इस सीक्वेंस से सुनेंगे तो आपको ये तमाम वीडियोस समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या कहा मैंने, पहले आपने सुनना है PCM को, उसके बाद आपने E1 एंड T1 लाइन्स को सुनना है, फिर PDH को, फिर SDH को। उसके बाद जो सोनेट आज सुनेंगे उसको सुनने के बाद फिर आप जाइएगा DWDM की जानिब। ओके जनाब, ओके वीडियो की जानिब मूव करते हैं। और ये हम वीडियो पर आ चुके हैं, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। आज का हमारा टारगेट क्या है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। PCM, E1 एंड T1, PDH एंड SDH, इनकी मैंने आपको कह चुका हूं कि भाई इनकी वीडियोस आपने सुनकर यहाँ पे आना है। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, आपने वीडियो सुन ली है या आपको इनके बारे में नॉलेज है, तो वेल एंड गुड। आज हम इन वीडियोस को इस वीडियो को आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं भी कोशिश करूंगा कि इन 4-5 टॉपिक के ऊपर हल्का सा एक रिव्यू आप लोगों को एक रिव्यू दे दूं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड को रिफ्रेश कर लें। और उसके बाद जो फिर हम बात करेंगे सोनेट के डेटा रेट के ऊपर, फिर हम बात करेंगे STS1 के फ्रेम पर और उसकी कैलकुलेशन के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम सोनेट फ्रेम की ट्रांसमिशन पे बात करेंगे, सोनेट के लेयर आर्किटेक्चर पे बात करेंगे, वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज पे बात करेंगे, सोनेट डिजिटल हायरार्की पे बात करेंगे, सोनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर पे बात करेंगे, सोनेट नेटवर्क एलिमेंट पे बात करेंगे, फिर हम सोनेट का नेटवर्क चेक करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके जनाब, सोनेट की जानिब मूव करने से पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लें। सोनेट क्या है, ये एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी, एक मल्टीप्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड क्रिएट्स ऑप्टिकल कैरियर, यानी मल्टीपल सोर्सेज से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेने के बाद इसको मल्टीप्लेक्स करती है, मल्टीप्लेक्स करने के बाद इसको जो है ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और उसका इसने नाम दिया है ऑप्टिकल कैरियर यानी OC। इस चीज़ को समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई कोई मसला नहीं है, आगे वीडियो में यही समझना है आपने। ओके अच्छा, सोनेट जो डेवलप किया है वो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया, और ये स्टैंडर्ड यूज होता है USA, कनाडा, जापान वगैरह के अंदर। जबकि इसी के बिल्कुल लेवल का दूसरा स्टैंडर्ड है जिसे हम कहते हैं SDH, जो कि हम जिसकी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डेवलप किया था ITUT ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, और ये यूज होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी अमेरिका, USA, कनाडा, जापान के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज, इन तमाम कंट्रीज के अंदर यहाँ पे SDH का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है वो अलग कहानियां हैं, वो फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ओके जनाब, जितनी भी वीडियोस के मैंने आपको पहले नाम लिए थे और जो आज की वीडियो है और उसके बाद जो DWDM की वीडियो है, भाई इन तमाम वीडियो में हमारी बेसिक थीम क्या है। बेसिक थीम ये है कि हमारी आवाम पागल हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रेट चाहती है। उनको रिक्वायरमेंट है कि भाई हमने अपने मोबाइल के ऊपर भी HD मूवीज़ देखनी है। तो जनाब जब मोबाइल पर भी हर बंदा HD मूवी देखेगा तो इसका मतलब हर बंदे को हाई
वेरी हाई डेटा रेट की रिक्वायरमेंट है। और आप देख सकते हैं एक ग्राफ है, मैंने कहीं से उठाया है, ये मत छोड़ दिएगा कहाँ से उठाया है क्या है, लेकिन सिर्फ एक नज़र ये मार लेंगे आप 2012 के अंदर डेटा की कितनी रिक्वायरमेंट थी और 2017 के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और अगर आप दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखें कि भाई 1995 में कितने यूज़र्स थे इंटरनेट के और 2015 में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो इतनी जो ग्रोथ हुई है इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि भाई जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गई है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रेट प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को। ओके जनाब, सोनेट और एसडीएच की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भाई पहला तो जवाब यही है, सोनेट और एसडीएच की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि हमें एक ऐसे ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रेट को कम से कम टाइम में सिक्योर अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर सके। और एक स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर्मेट हो। स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर्मेट से क्या मुराद है? ऐसा फॉर्मेट हो, इसके फ्रेम का फॉर्मेट ऐसा हो, इसका फ्रेम का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि भाई वो एक स्टैंडर्ड वे में हो, ताकि दूसरी जो पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह ATM की टेक्नोलॉजी है, IP वगैरह दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो तमाम के तमाम इसके साथ अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? ईजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड OAM, यानी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। इसके ऊपर जो आप इतना हाई से हाई डेटा रेट भेज रहे हो भाई, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी होनी चाहिए। पता चला आप 2 MB यहाँ से अमेरिका भेजना चाहते हो, पता चला वो बांग्लादेश पहुँच गए। इस तरह नहीं हरकतें नहीं करनी है। तो इस काम से बचने के लिए हमें ईजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और OAM यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसकी आपके हाथ में फुल कंट्रोल हो, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में हो। और ये काम हम किस तरह करते हैं? एसडीएच के केस में हमने वर्चुअल कंटेनर की बात की थी और ये सोनेट के केस में वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज की बात कही। तो अगर आपको याद हो तो हमने एसडीएच केस के अंदर वर्चुअल कंटेनर पे हम जब आए थे तो वहाँ पे देखा था हमने कि हम जो बेसिक से डेटा रेटा 2 MB का, उसके साथ भी हम पाथ ओवरहेड लगा रहे थे, फिर वर्चुअल कंटेनर वो बन रहा था। यानी हम बेसिक लेवल के बेसिक सिग्नल के साथ भी हम लोग क्या करते हैं? ओवरहेड का इजाफा कर देते हैं इस एसडी जो सोनेट के आर्किटेक्चर के अंदर। उससे हमें फायदा क्या? तो उससे हमें फायदा ये होता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल का जो डेटा रेट का सिग्नल होता है उसको भी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि पीडीएच के अंदर या उससे पुरानी टेक्नोलॉजीज के अंदर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। उसमें हमें क्या करना पड़ता था? हमें कोई बेसिक डेटा रेट को चाहिए तो मिसाल के तौर पे हमने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका हमने 2 MB भेजना हो और भेजते भेजते क्या हुआ, रास्ते के अंदर जो है मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान से अमेरिका को डेटा रेट भेजें और हमें 2 MB रास्ते के अंदर जो है किसी कंट्री में समझिए यूएई के अंदर ड्रॉप करनी हो, तो जो सारा का सारा डेटा रेट यूएई से जाएगा, यूएई तक जाएगा, तो क्या आप क्या ख्याल है सारा का वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स होगा, तो वहाँ से मखसूस 2 MB निकाल के फिर दोबारा मल्टीप्लेक्स करके हम आगे ट्रांसफर करेंगे। ये हम पीडीएच के केस में करते थे। जबकि एसडीएच के अंदर हम क्या करते हैं? एसडीएच के अंदर हम जो है अगर 2 MB चाहिए होती है, हम खाली उसी 2 MB को हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, वहाँ पे कोई दूसरी 2 MB डाल देते हैं, वो डायरेक्ट सारा का सारा डेटा अमेरिका चला जाता है। यानी हमारे पास एसडीएच और सोनेट के अंदर हर फ्रेम लेवल पे कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बातें हम लोग एसडीएच के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीडीएच, पीडीएच की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की, क्योंकि पीडीएच जो प्लेजियोक्रोनस डिजिटल हायरार्की थी वो सिंक्रोनस भी नहीं थी, वो एसिंक्रोनस भी नहीं थी, वो प्लेजियोक्रोनस थी, यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के इन बिटवीन थी वो। तो उस डिजिटल हायरार्की के अंदर सेंट्रलाइज क्लॉक नहीं होती थी, हर स्टेज की अपनी अपनी क्लॉक पल्सेस इस्तेमाल होती थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने एसडीएच में आके कवर किया है। ये चीज़ें भी हम लोग पीडीएच और एसडीएच वाली वीडियोज़ के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टू अकोमोडेट एग्जिस्टिंग सिग्नल स्ट्रक्चर, और फिर एसडीएच को बनाने और सोनेट को बनाने का मकसद ये था कि भाई हम जो नए जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं या पुराने जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं उनको ख़त्म ना करें, वो भी इसके साथ एडजस्ट हो सकें। E1 का स्टैंडर्ड भी इसमें एडजस्ट हो जाए, T1 के भी स्टैंडर्ड एडजस्ट हो जाए, ATM का स्टैंडर्ड भी इसमें एडजस्ट हो जाए। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि हमने नई ऐसा इक्विपमेंट बना लिया जो अपना डेटा रेट तो बहुत अच्छा ट्रांसफर कर रहा है लेकिन पुराने वालों को सहूलत नहीं फराहम नहीं कर रहा। लेकिन एसडीएच और सोनेट दोनों ये काम नहीं करते, ये दोनों पुरानी जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं ये दोनों। अच्छा, टू क्रिएट स्पेस फॉर फ्यूचर डिमांड, अच्छा ये टेक्नोलॉजी जो है इस तरह डिज़ाइन की गई कि इन फ्यूचर आने वाली कोई मज़ीद सर्विसेज हैं उनको भी अकोमोडेट अपने अंदर कर सकें। ओके जनाब, अब आ जाएं हम लोग अपने मेन टॉपिक की जानिब। सोनेट का फ्रेम आर्किटेक्चर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे सोनेट स्लेट एसडीएच लिखा गया है। तो ये पहली लाइन जो फर्स्ट सेकंड ये सोनेट से मुतालिक है और ये लास्ट लाइन ये
SDH का फ्रेम रेट है। इन दोनों को साथ साथ इस वजह से लिखा है कि दोनों टेक्नोलॉजी तकरीबन सेम है, इनका डेटा रेट भी तकरीबन सेम है। बस ये है कि एक को ITUT ने डेवलप किया, एक को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट उन्होंने डेवलप किया, और थोड़ा सा डेटा रेट में ये जगह पर थोड़ा फर्क आ जाएगा, वो आपको बताता हूँ। देखिए सोनेट के अंदर जो है STS1 जो है बेसिक फ्रेम होता है, और STS1 जो है किस तरह बनता है, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज यानी मल्टीपल साइड से सिग्नल आते हैं, कहीं से 2 MB आ रहा है, कहीं से 1.5 MB आ रहा है, कहीं से 6 MB का सिग्नल आ रहा है, उन सब को एक जगह जमा करके वो एक फ्रेम बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं STS1। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, सही है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब ये सोनेट जो है ऑप्टिकल सिग्नल बनाता है उसको नाम देता है ये ऑप्टिकल कैरियर 1, सही है। और इसका डेटा रेट कितना होता है 51.840। अब ये फ्रेम किस टाइप का नजर आता है, किस तरह बनता है, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये फ्रेम होता है सोनेट का बेसिक फ्रेम है, जिसका इलेक्ट्रिकल साइड को हम कहते हैं STS1 और इसकी ऑप्टिकल साइड को हम कहते हैं OC1 ऑप्टिकल कैरियर 1, और इसका डेटा रेट होता है 51.840। जबकि SDH के अंदर इतने छोटे लेवल का कोई फ्रेम नहीं था। बस ये फर्क थोड़ा सा यहाँ पे एक जहन में ये रखिएगा अभी फिलहाल। अच्छा, STS1 से STS3 बनाया जाता है, यानी 3 STS1 को कंबाइन किया जाता है, उसको फिर ऑप्टिकल साइड में हम OC3 कहते हैं। उसका डेटा रेट होता है 155.520। और ये जो है सोनेट का ये वाले फ्रेम STS3 का फ्रेम जो है या OC3 का फ्रेम जो है ये SDH के बेसिक फ्रेम यानी STM1 के इक्विवेलेंट होता है, यानी SDH और सोनेट यहाँ से इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ओके उसके बाद STS9 जो है, जो इसका इक्विवेलेंट जो है, जिसका ऑप्टिकल जो OC9 होता है, इसका डेटा रेट 466.56 मेगाबिट पर सेकंड होता है, ये STM3 के इक्वल होता है। तो यानी ये पूरा टेबल आपको SDH और सोनेट के बेसिक डेटा रेट और बेसिक फ्रेम के आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे बता रहा है। ओके जनाब, जिस तरह SDH का फ्रेम हमने पढ़ा था, ये STS1 का फ्रेम है, क्योंकि आज सोनेट की वीडियो है तो आज हम सोनेट पे बात करेंगे। बीच बीच में SDH का नाम आ जाएगा क्योंकि वो भी मिलता जुलता मौजूद है। ओके जनाब, सोनेट का जो फ्रेम होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 कॉलम होते हैं। अब आप गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5, तो 90 तो यहाँ तक नहीं बनेंगे। तो जनाब ये बीच में ये निशान दिया हुआ है, ये शो करता है बीच में भी और कॉलम मौजूद हैं। हम पूरा कंप्यूटर स्क्रीन भर नहीं सकते, 90 कॉलम करते, हमने बीच में निशान लगा दिया है। तो आप अज्यूम ये करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलते गए यहाँ पे आप आ गए 89 और ये 90। ओके 90 कॉलम ये मौजूद है आपके पास, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज आपके पास ये मौजूद हैं। ओके अच्छा, इन तमाम 90 कॉलम के अंदर और 9 रोज के अंदर पहले 3 कॉलम और 9 रोज जो हैं ये ओवरहेड कहलाते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं ये मैं आपको SDH और PDH वाली वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। ओवरहेड ये होते हैं कि किसी भी फ्रेम आर्किटेक्चर के अंदर ओवरहेड का इजाफा इस वजह से किया जाता है कि वो उस फ्रेम में मौजूद जो डेटा मौजूद है उसको कंट्रोल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस आसानी से हो जाए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए। तो ये जितना भी ओवरहेड होता है ये इसी वजह से होता है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। और ये चौथी लाइन है, ये भी ओवरहेड की ही होती है, दैट इज नोन एज पाथ ओवरहेड। ये ज़्यादातर ये डेटा के साथ साथ चल रहा होता है, ये अलग से लगते हैं लेकिन ये डेटा के साथ फौरन लग जाते हैं ये। ओके, ये इनके बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो है ही इसी वजह से कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो इंशाल्लाह आगे आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएंगी। ओके अच्छा, बल्कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहले देखें STS फ्रेम के आर्किटेक्चर को इस तरह यहाँ पे आपके सामने रख दिया गया है। तो देखें पहले 3 कॉलम मैंने आपसे क्या कहा था कि वो 3 बाइट, फर्स्ट 3 बाइट यानी 1 2 3, एक जो डब्बा है ना ये 1 बाइट के इक्वल है, ये 2 बाइट के इक्वल है, बिट नहीं बाइट की बात कर रहा हूँ, BYTE बाइट। ओके, तो पहले 3 बाइट यानी पहले 3 कॉलम जो हैं ये ओवरहेड के लिए होते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 बाइट 87 जो कॉलम है ये सारे के सारे डेटा रेट के लिए होते हैं। ओके अच्छा, ये जो 87 कॉलम है इनको ज़रा अलग से हमने यहाँ पे ये अलग दिखाया है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं SPE सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप। ओके और ये पूरे फ्रेम को हम कहते हैं STS1, यानी जब ओवरहेड को उसके साथ मिला दिया जाता है 3 बाइट को ये STS1 बन जाता है। और जब इन 3 बाइट के ओवरहेड को यानी 3 कॉलम को आप स्टार्टिंग से निकाल देते हैं तो ये बन जाता है SPE सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप। ओके, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप 2 हिस्सों पे मजीद मुश्तमिल होता है। पहला कॉलम कहलाता है POH पाथ ओवरहेड, और उसके बाद 86 कॉलम जो हैं
देखिए 87 कॉलम का था ना ये, तो एक निकल गया, तो बची कितने 86 कॉलम। 86 कॉलम जो हैं ये कहलाते हैं पेलोड, यानी यहाँ पे यूज़र का एक्चुअल डेटा होता है और इस एक्चुअल डेटा के साथ एक कॉलम का लगता है पाथ ओवरहेड और इसके साथ फिर मज़ीद 3 कॉलम के लगते हैं ओवरहेड, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। इन ओवरहेड को इंशाल्लाह आगे हम डिटेल के साथ कैलकुलेट करेंगे, जबकि इस स्लाइड में मेरा टारगेट ये है कि इस फ्रेम का डेटा रेट ज़रा कैलकुलेट करके देखा जाए, जिससे हमने SDH की फ्रेम का डेटा रेट कैलकुलेट किया था। ओके जनाब, SDH फ्रेम का डेटा रेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 90 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 90 कॉलम है और 9 रोज हैं, तो 90 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 810। ओके, 90 मल्टीप्लाई बाय 9 जब आप करेंगे जवाब क्या आएगा 810, यानी 810 क्या है इसके अंदर, 810 से आप क्या समझें, 810 से मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपका 90 कॉलम थे और 90 रोज थी, जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये डब्बे आ गए, तो यानी कि 810 बाइट का डेटा इस फ्रेम के अंदर मौजूद है। कितना 810 बाइट, यानी 810 ये वाले डब्बे मौजूद हैं इसके अंदर। ओके, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 8 से। 8 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं, सही है। उस 8 फिर इस तमाम आंसर को हमने मल्टीप्लाई किया 8000 से। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि SDH के अंदर और सोनेट के अंदर जो फ्रेम ट्रांसमिशन रेट होता है वो 8000 फ्रेम पर सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई बाय आपने 8000 किया। इन सब को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका डेटा रेट आ गया 51.84 मेगाबिट्स पर सेकंड। मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जनाब आपके पास 90 कॉलम थे, आपके पास 9 रोज थी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स आ गई। उन नंबर ऑफ बाइट्स को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ बिट्स आ गई, फिर उसको आपने 8000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 51.84 मेगाबिट्स पर सेकेंड इस पूरे फ्रेम का STS1 का डेटा रेट आपके पास आ गया। ओके, कोई आपसे पूछे भाई कि ये तो STS1 की फ्रेम का डेटा रेट है, आप मुझे बताओ कि आपके पास ये पेलोड का डेटा रेट कितना होगा, यानी आप इसमें डेटा, असल में यूज़र का डेटा आप इसमें कितना डाल सकते हो, इसलिए कि 51.84 तो STS1 का डेटा रेट है, सही। और STS1 के डेटा रेट के अंदर तो आपके पास जो सेक्शन ये ओवरहेड का भी डेटा रेट आपका शामिल हो गया, आपने शामिल कर लिया। आप मुझे खाली इस पेलोड का डेटा रेट बताओ, कोई मसला नहीं है। तो देखो, पेलोड के अंदर जो सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप है, इसके अंदर कितने कॉलम में आप लोग जो है यूज़र का डेटा डाल सकते हैं, इसमें देखो 86 कॉलम में आप डाल, 87 में भी नहीं, ये जो 87 वाला जो आखिरी कॉलम है ना, इसको भी आप माइनस कर दो, कितने बचे यहाँ से यहाँ तक, ये 86 कॉलम बचे, ये हैं यूज़र के डेटा के लिए। तो 86 मल्टीप्लाई बाय 9, रोज कितनी है यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई बाय 8, यानी हर एक कॉलम, हर एक डब्बे के अंदर 8 बिट मौजूद हैं और उसको मल्टीप्लाई करो 8000, क्योंकि जाहिर सा पूरा डेटा ट्रांसमिशन रेट इनका 8000 फ्रेम पर सेकंड STS1 का भी और साथ में पेलोड तो इसके साथ ही जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसका भी वही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 49.53 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी पेलोड का डेटा रेट आ गया आपका 49.53 मेगाबिट्स पर सेकंड, जबकि STS1 का डेटा रेट पूरे फ्रेम का डेटा रेट कितना है आपके पास, वो है 51.84। तो आप देख सकते हो 51.84 में से 49.53 माइनस करोगे तो जो तकरीबन आएगा आपके पास 2.3 मेगाबिट्स पर सेकंड, इतना कोई डेटा रेट होगा जो एक्स्ट्रा है मौजूद है, वो रहेगी आपके पास किसके लिए, ओवरहेड के लिए, और बाकी 49.53 आपके पास यूज़र के डेटा के लिए आपके पास ये डेटा रेट हो गया। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले भाई कि इसमें डेटा कितना डाल सकते हो आप इसमें बताओगे SPE के अंदर आप मैक्सिमम 49.53 का डेटा रेट डाल सकते हैं, जबकि STS1 फ्रेम का जो डेटा रेट होता है वो चूंकि अपने तमाम ओवरहेड के साथ होता है, उसका डेटा रेट होता है 51.84 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके जनाब, अब आप आ जाएं इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है। ट्रांसमिशन इस तरीके से होती है भाई, देखो ये आपका पूरा SPE का एरिया इतना ही, सही, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप, ये पूरा एरिया आप इसलिए कि ये जो पाथ ओवरहेड होता है ना, ये भी SPE के अंदर ही शामिल होता है, लेकिन यूज़र डेटा इसके अंदर नहीं आ सकता। यूज़र डेटा के लिए देखो 86 हमने इस्तेमाल किया, 86 मल्टीप्लाई बाय 9 करके, तो कितने ऑक्टेट हमारे पास आए 774, जबकि SPE यानी सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप के अंदर कितने होते हैं 87 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए, ये 90 कॉलम पूरे हो गए। ओके, अच्छा, जिस तरह मैंने आपको SDH के अंदर बताया था उसी तरह मैं आपको सोनेट के अंदर भी बता रहा हूँ
कि ये फ्रेम जब ट्रांसमिट होता है ना, तो पहले पहला फ्रेम जाता है, फिर दूसरा फ्रेम जाता है, फिर तीसरा फ्रेम जाता है। तो एक सेकंड के अंदर 8000 फ्रेम जाते हैं। एक सेकंड में कितने जाते हैं? 8000 फ्रेम एक साथ जाते हैं। तो जनाब पहला फ्रेम जो जाता है, उस पहले फ्रेम के अंदर भी पहली लाइन पहले जाती है, ये वाली लेफ्ट से राइट, फिर ये वाली लाइन जाती है लेफ्ट से राइट, फिर ये वाली लाइन जाती है D1 से स्टार्ट होगी, फिर पूरी जाएगी। इस तरह पहले पहला फ्रेम कंप्लीट होगा, उसका फिर दूसरा फ्रेम कंप्लीट होगा। इस तरह 8000 फ्रेम पर सेकंड जाते हैं। तो 8000 फ्रेम पर सेकंड जाते हैं, तो एक फ्रेम कितनी देर में जाएगा? एक फ्रेम जाएगा 125 माइक्रो सेकंड के अंदर। तो एक फ्रेम का जो ट्रांसमिशन का टाइम है 125 माइक्रो सेकंड है, और 8000 फ्रेम का टाइम जो है 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8000 फ्रेम जाते हैं। तो अब आप इसका डेटा रेट निकाल लो कि भाई अगर आप 8000 फ्रेम पर सेकंड भेज रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रो 90 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका डेटा रेट कितना आ रहा है? 51.840 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो ये किसका आ गया? ये STS1 का डेटा रेट आ गया। या अगर आप SPE का निकालना चाहते हो, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप का पाथ ओवर हेड के साथ, तो वो आ गया देखो 9 मल्टीप्लाई बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 8। और अगर आप लोग खाली चाहते हो कि नहीं, ये खाली यूज़र का डेटा रेट, ये पूरा ट्रक जा रहा है, एक लाहौर से, कराची से लाहौर जा रहा है पूरा ट्रक, तो भाई पूरे ट्रक के अंदर आप सामान नहीं भर सकते। ट्रक के आगे वाला हिस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा ड्राइवर के लिए, कंडक्टर वगैरह के लिए, और कुछ हिस्सा उनके सामान छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ जो पीछे कंटेनर का हिस्सा होता है वो यूज़र के लिए होता है। उस कंटेनर में जितना सामान रखोगे आप, वो कितना है, वो आपका ये यूज़र डेटा है। वो कितना निकलेगा? वो आपका निकलेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 49.53 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, ये तमाम के तमाम फ्रेम जो है बाइट बाई बाइट आगे ट्रांसमिट होते हैं, और पहले पहली वाली रो ट्रांसमिट होती है, फिर दूसरी वाली रो, फिर तीसरी वाली रो, और जब ये फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, फिर फ्रेम नंबर 2 होता है, फ्रेम नंबर 3 होता है, फिर फ्रेम नंबर 8000 होता है। इस तरह एक सेकंड के अंदर 8000 फ्रेम पर सेकंड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ये सारे के सारे ट्रांसमिट होना शुरू होते हैं। अच्छा, सोनेट का जो लेयर आर्किटेक्चर होता है वो इस तरह होता है कि भाई सोनेट का प्रोटोकॉल जो है, अगर आप उसको OSI लेयर्स के साथ कंपेयर करें तो इसकी 2 लेयर्स पे आते हैं, यानी फिजिकल लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे। तो पहली लेयर पे आती है सोनेट की फोटोनिक लेयर, और डेटा लिंक लेयर पे सोनेट की बकिया लेयर्स आती हैं, जिसे हम कहते हैं सेशन लेयर, लाइन लेयर और पाथ लेयर। इन तमाम लेयर्स के बारे में हम लोग भी डिटेल के साथ बात करते हैं। पाथ लेयर यानी जो सबसे टॉप वाली है, सही है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है भाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिकल सोर्स टू ऑप्टिकल डेस्टिनेशन। यार मुझसे गलती हो गई, एक पिक्चर मुझे पहले यहाँ पे इस जगह लगानी चाहिए। देखें, ये सोनेट का नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है, सही है। सोनेट के नेटवर्क के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे इसका मल्टीप्लेक्सर लगता है, यहाँ पे इसका डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारे टर्मिनल हैं, ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, कोई 2 MB आ रही है, कोई 1.5 MB आ रही है, कोई 6 MB आ रही है, कोई 45 MB आ रही है। मुख्तलिफ डेटा रेट आ रहे हैं। सोनेट क्या कर रहा है, इसको एक जगह पे कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके इसको ऑप्टिकल OC1 OC3 ये OC9 ये बना के आगे ट्रांसमिट कर रहा है। और रास्ते के अंदर अगर सिग्नल डिस्टेंस लंबा हो जाए तो रास्ते में रीजनरेटर लगा हुआ होता है। रीजनरेटर भी मैं आपको भी डिटेल के साथ बताऊँगा क्या होता है ये। और रीजनरेटर से आगे मजीद डेटा बढ़ा, अगर मजीद रास्ता लंबा हो गया तो एक और रीजनरेटर में लगा दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर कोई स्टेशन आ गया, तो यहाँ पे समझे कि कराची से हम गए, रहमिया खान पहुँच गए। रहमिया खान के अंदर हमने कोई क्या कहते हैं अपना कोई डेटा एड एंड ड्रॉप करना, वहाँ पे एड एंड ड्रॉप किया, बकिया सिग्नल को हमने बाईपास करे, बकिया सिग्नल आगे ले गए, लाहौर जाना है हमने, तो बीच में एक जगह पे खानेवाल पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक जगह पे क्या कहते हैं अपना खानपुर में हमने यहाँ पे एक रीजनरेटर लगा दिया, सही है, ताकि डेटा रेट जो है यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पे दोबारा एम्पलीफाई हुआ और आगे पहुँच गया, और लाहौर पे आके उसको डीमल्टीप्लेक्स करके जो यहाँ से 1.5 MB की जो स्ट्रीम आ रही थी वो उसको मिल गई, जहाँ 2 MB की आ रही थी वो उसको मिल गई, जो 6 MB की आ रही थी वो उसको मिल गई। ये पूरा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। ओके, अब हम बात करते हैं इधर। हम यहाँ पे आते हैं, पाथ लेयर क्या होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिकल सोर्स से लेके टू ऑप्टिकल डेस्टिनेशन, यानी स्टार्टिंग में मल्टीप्लेक्सर से लेके और डेस्टिनेशन तक डेटा के पहुंचने तक ये पाथ लेयर जो है इसको गाइड करती है। ये पाथ लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुल अंदाज में पहुंच जाए। इसके क्या का फंक्शन है, डेटा आइडेंटिफिकेशन इनसाइड द SPE, यानी सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप जो है पीछे कंटेनर रखा हुआ है ट्रक के पीछे, तो
ट्रक के आगे जो बंदा बैठा वो पाथ लेयर है, वो उसको पता होना चाहिए कि भाई ट्रक के पीछे कंटेनर में कौन सा डेटा रखा हुआ है। रास्ते में कोई पुलिस वाला पूछे उसको बता सके भाई कि भाई किसी का सामान जा रहा है या किसी कंपनी का सामान जा रहा है। ऐसा ना हो ट्रक वो पूरा लेके जा रहा है, उसको पता नहीं है पीछे कंटेनर में क्या रखा हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पाथ लेयर की है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। और ये उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मालूम रखे कि भाई हाँ भाई मैं जिस कंटेनर में डेटा लेके जा रहा हूँ उस कंटेनर में डेटा क्या है, यानी ये सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप के अंदर कौन सा डेटा पैक हुआ है। सही है। पाथ स्टेटस चेकिंग, हाँ भाई रोड सही चल रहा है, रोड पे जाम तो नहीं है, ट्रक कहीं रास्ते में फंस तो नहीं आएगा, कहीं खड्डा तो नहीं, ट्रक लुढ़क तो नहीं आएगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये भी देखता है। ओके। मल्टी फ्रेम इंडिकेशन इफ डेटा इज नॉट फिट इन वन फ्रेम, पता चला कि भाई हमारा सारा डेटा एक कंटेनर में नहीं आ रहा, पिछले वाले दूसरा एक कंटेनर उसमें थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, तो ये बात भी इसको पाथ लेयर को पता होनी चाहिए कि हाँ भाई आपका डेटा एक ही फ्रेम में अकोमोडेट नहीं हुआ, पीछे वाले फ्रेम में भी साथ साथ आ रहा है। तो यानी इस ट्रक के भी जब निकलेगा तो इस ट्रक से भी सामान निकले और पिछले वाले ट्रक से भी थोड़ा सामान निकले जो कि इसी का हिस्सा है। ओके। पाथ एंड टू एंड वेरिफिकेशन, हाँ भाई कराची से लाहौर तक का सारा रास्ता क्लियर है। ओके। सारी बात ओके। तो चलो भाई अब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दो, ये पाथ लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम बाइट्स रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, कुछ बाइट्स इसमें एक्स्ट्रा भी रखी गई है ताकि फ्यूचर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके। पाथ लेयर ये काम करती है। और पाथ लेयर ये काम किसकी मदद से करती है? कौन से ओवरहेड हैं? ये वाले पाथ ओवरहेड। ओके। ये ओवरहेड वो ओवरहेड हैं जो कि पाथ लेयर ऐड करती है SPE के साथ, और इन तमाम के तमाम फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके। उसके बाद आती है लाइन लेयर। लाइन लेयर का क्या काम होता है? लाइन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन मक्स, डीमक्स एंड ADM। ये बात समझाता हूँ। देखिए ये मैंने नेटवर्क आपको समझाया था, ये वाला। ओके। देखिए यहां से मक्स से स्टार्ट होके डी मक्स तक ये पूरा क्या कहलाता है? पाथ कहलाता है। ये पाथ इसको कौन देखता है? इसको पाथ लेयर देखती है। और किसकी मदद से देखती है? पाथ ओवरहेड की मदद से देखती है। ओके। अच्छा, एक मक्स से लेके ADM तक और ADM से दोबारा डी मक्स तक, ये रास्ता कहलाता है लाइन। ओके। यानी जहां से सिग्नल ऐड हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से ऐड हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। ओके। ये कहलाता है लाइन। देखो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइन यहाँ तक जा रही है, फिर दोबारा ADM से स्टार्ट हो रही है, दोबारा डीमक्स तक जा रही है। लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है? जहाँ से सिग्नल ऐड या ड्रॉप हो रहा होता है उनके दरमियान होती है, इसे हम कहते हैं लाइन। और इसको कौन देखता है? इसको लाइन लेयर देखती है। और इस एरिया को किस तरह मैनेज करती है? लाइन ओवरहेड के जरिए मैनेज करती है। ओके। अच्छा, मक्स से लेके रीजनरेटर आ गया, रीजनरेटर से भी दूसरा रीजनरेटर आ गया, रीजनरेटर से फिर दोबारा ADM आ गया, यानी कोई से भी दो डिवाइस आ गई हैं। अब चाहे मक्स से उसके बाद रीजनरेटर है, हो सकता है मक्स के बाद डायरेक्ट ADM भी हो, लेकिन मक्स से रीजनरेटर है, फिर रीजनरेटर, फिर ADM है, फिर रीजनरेटर, तो हर दो डिवाइस के दरमियान के फासले को हम कहते हैं सेक्शन। ओके। इसको कौन देखता है? इसको सेक्शन लेयर देखती है। और किसकी मदद से देखती है? ये देखती है सेक्शन ओवरहेड की मदद से देखती है। लाइन लेयर जो कि मक्स डीमक्स के दरमियान में होती है। ओके। इसका काम क्या होता है? एरर चेकिंग ओवर अ लाइन, उस लाइन के ऊपर मक्स से डीमक्स के दरमियान में यहाँ से यहाँ तक डेटा से पहुँची, यहाँ भी इसकी एरर चेक कर लो, फिर डीमक्स से दोबारा अगले ADM तक जा रहा है डेटा, तो देखो हाँ भाई इनके दरमियान में कोई एरर तो नहीं, यानी ये एक मक्स से दूसरे मक्स तक, फिर उससे लेकर दूसरे मक्स तक, ये बीच बीच का जो पोर्शन होता है ये इसको चेक करती है। अच्छा, ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस सिग्नलिंग ओवर अ लाइन, यानी उसी लाइन की ऑपरेशन मेंटेनेंस भी देखती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है, यानी उसी लाइन की रिस्पॉन्सिबल होती है ये। ऑर्डर वायर कम्युनिकेशन ओवर लाइन लेवल। चलिए इसका मैं आपको सीधा सा एक सिंपल सा लेयर बता दूं कि यार जिससे एक पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरी बड़ी कंपनी आके बैठी, उन्होंने पूरे लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान में ऑफिस बना दिया, लाहौर में बना दिया, कराची में बना दिया, इस्लामाबाद में बना दिया, तो उनका एक मेन बड़ा बंदा होता है जो इस्लामाबाद में कहीं बैठा होता है, वो क्या करेगा? वो पूरी सारी कंपनीज के मैनेजर्स को देखेगा बस खाली। सही है। उसका ये मैनेजर्स आ गए, मैनेजर्स क्या करेंगे? लाहौर वाले मैनेजर सिर्फ लाहौर को देखेगा, कराची वाले मैनेजर सिर्फ कराची को देखेगा, सही, पेशावर वाले मैनेजर सिर्फ पेशावर को देखेगा। तो अभी हम समझ लें हम रीजनल मैनेजर्स की बात करें। पहले हमने ओवरऑल पूरा हम सिटी मैनेजर की बात कर रहे हैं, पहले हमने पूरा पाकिस्तान के रीजनल मैनेजर की बात की, अब हम सिटी मैनेजर की बात कर रहे हैं। सिटी मैनेजर अपने अपने एरिया के अंदर लाइन एरर चेकिंग देखेंगे, ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ऑर्डर वारी कम्युनिकेशन को देखेंगे। ऑर्डर वारी क्या होता है? ऑर्डर वारी ये होता है कि जनाब आपने एक लाइन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी मिसाल के तौर पे ऑर्डर वायर कम्युनिकेशन होती क्या है? ऑर्डर वायर कम्युनिकेशन ये होती है
कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर आपने कोई बातें करनी होंगी, मतलब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, इन दोनों ने कोई डेटा एक दूसरे को ट्रांसमिट करना है, तो ये तो यूज़र का डेटा जा रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि यार आप यहाँ पे मेंटेनेंस पर्पस के लिए यहाँ से एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ यहाँ खड़ा हुआ, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये जो है ओवरहेड बाइट को ऑर्डर बाइट को जो है इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इनकी जो ऑर्डर बाइट होंगी इन दोनों की, वो होंगी किसमें, लाइन ओवरहेड के अंदर। और अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ और यहाँ मेंटेनेंस पर्पस के लिए बात करना चाहता है तो उसकी ऑर्डर बाइट्स होंगी किसमें, सेक्शन ओवरहेड के अंदर। ओके जनाब, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एंड स्विचिंग, अगर कभी कट गई लाइन, कोई बीच में ब्रेक आ गया तो ये स्विच हो जाए, यानी 1+1 1+0, ये मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोटेक्शन स्विचिंग क्या होती है। सम बाइट रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज पर्पस के लिए कुछ बाइट्स को रिजर्व किया जाता है। अब आगे सेक्शन ओवरहेड। अब सेक्शन ओवरहेड क्या है, ये सिटी मैनेजर की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं सिटी के अंदर, कराची के अंदर अब आगे एक एरिया लांडी है, एक मलिर है, एक कोरंगी है, ये वहाँ के हेड हैं। ये क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे एरिया के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट बिटवीन एवरी सेक्शन, हर सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दरमियान में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी देखो यहाँ से ये सेक्शन एक अलग सेक्शन है, यहाँ से अलग सेक्शन है, यहाँ से अलग सेक्शन है, तो हर कोई अपने अपने सेक्शन का रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे मौजूद है। तो इसको कौन देखते हैं, सेक्शन लेयर देखती है। सेक्शन लेयर देखती है सेक्शन ओवरहेड की मदद से। तो ये चेकिंग, एरर चेकिंग इसमें करती है, फ्रेम आइडेंटिफिकेशन करती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस करती है, ऑर्डर वाइज कम्युनिकेशन करती है। फंक्शन सारे वही हैं, तकरीबन सबके वही फंक्शन है, लेकिन सबके पास अपने अपने अलग अलग ओवरहेड मौजूद हैं अपने अपने एरिया को मॉनिटर करने के लिए। और फोटोनिक लेयर क्या करती है, आखिरी लेयर। फोटोनिक लेयर जो है ओएसआई लेयर पे फिजिकल लेयर के इक्विवेलेंट है, और जो फिजिकल लेयर का काम है वही फोटोनिक लेयर का काम है। फिजिकल लेयर का काम क्या था, फिजिकल लेयर का काम ये था कि वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया उसको चेक करे, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल है, कितनी पावर का सिग्नल, उसकी ट्रांसमिशन कितनी पावर की हो रही है, उसकी रिसेप्शन कितनी पावर की हो रही है, और मीडिया किस टाइप का है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रिकल है। अगर ऑप्टिकल है तो उसमें मल्टी मोड फाइबर है, और क्या नाम है, सिंगल मोड फाइबर है, किस तरह किस एंगल पर ट्रांसमिशन करनी है, यानी मीडिया की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सारी फोटोनिक लेयर देखती है। तो इसमें आपको ओवरहेड बाइट नहीं चाहिए होती, इसका कोई ओवरहेड नहीं लग रहा होता, ये सिर्फ क्या कर रहा होता है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहा होता है बस मीडिया की। ओके जनाब, ये सारी बातें हो गई, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद देखें यहाँ पे लेयर आर्किटेक्चर आपको नजर आ गया कि जनाब लेयर आर्किटेक्चर जो नेटवर्क से किस तरह उन्होंने मैच किया है। देखिए मक्स जो होता है ये 4 लेयर की पूरा डिवाइस होती है, यानी फोटोनिक, सेक्शन, लाइन, पाथ। और रीजनरेटर जो होता है सिर्फ 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह एड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ते हैं ना कि भाई स्विच जो है लेयर 2 की डिवाइस है, राउटर जो है लेयर 3 की डिवाइस है। जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। तो मक्स जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। ओके, डीमक्स जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है। बीच में एडीएम जो है थोड़ी सी कम इंटेलिजेंट है। रीजनरेटर जो है बहुत ही कम इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये इनके फंक्शन भी कम होते हैं, जो जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होती है उनके उतने ही ज़्यादा फंक्शन भी होते हैं। ओके जनाब, अब मसला ये आ गया कि आपके पास ये पूरा फ्रेम है, सही है। इस फ्रेम के अंदर हमने क्या बोला कि भाई 87 कॉलम हैं और 9 रोज हैं, बल्कि 86 कॉलम है। ये वाला भी निकाल लेंगे तो ये 86 कॉलम हैं और 9 रोज हैं। इनको हम यूज़र के डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूज़र के डेटा इसमें कैसे अकोमोडेट करेंगे, इस मकसद के लिए एसडीएच वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जनाब जिस तरह कोरियर कंपनी होती है, हर एरिया से जो है छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, उन बॉक्सेस को बड़े बॉक्स में डाला जाता है रीजनल ऑफिस के अंदर। उस बड़े बॉक्स को जो है उठा के जो है तमाम एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है। उस बड़े से कंटेनर को जहाज़ में डाल के जो है दूसरी जगह ट्रांसमिट करवा दिया जाता है। वही हायरार्की यहाँ पे इस्तेमाल होती है। आते वाले छोटे छोटे सिग्नल्स के लिए जो है यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स भी इन्होंने बना के रखे हुए अपने पास, ताकि हम सिग्नल्स को उसमें अकोमोडेट कर सकें। अगर ये मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो एसडीएच वाली वीडियो के अंदर मैंने इसकी कहानी को बड़े लंबे अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है, इसको वहां से आके एक मरतबा समझ लेना। तो जनाब वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं यही छोटे छोटे बॉक्स हैं, जिस तरह एसडीएच के अंदर जो हैं वर्चुअल कंटेनर हुआ करते थे। वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं ये एसपीई के 3 कॉलम पे और 9 रोज पर मुश्तमिल होती है, जबकि वर्चुअल ट्रिब्यूटरी 2 जो होती है ये 4 कॉलम पे और 9 रोज पर मुश्तमिल होती है, और ये जो है 6 कॉलम पे 9 रोज पर मुश्तमिल होती है, और ये जो है अपना 1 2 3 4 5 6 12 कॉलम पे और 9 रोज पे ये मुश्तमिल होती है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है भाई
कि जिस तरह हमारे पास ये फ्रेम मौजूद है, अगर मेरे पास 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड का कोई डेटा रेट आता है तो मैं उसको किस जगह पर अकोमोडेट करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई 3 कॉलम और 9 रोज जो हैं ये मैं दे दिया मैंने 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड वाले को डेटा, सही है ना। फिर अगले 3 कॉलम 9 में मजीद आ गया, उसको मैंने ये वाला दे दिया, सही है। फिर अगला 1.5 मेगाबिट उसको ये दे दिया। इस दौरान में मेरे पास जो 6 मेगाबिट पर सेकंड डेटा रेट आ गया, उसको मैंने 6 कॉलम और 9 रोज वाला डेटा दे दिया। यानी वर्चुअल कंटेनर के अंदर रख रख के भेज रहा होता हूँ मैं। देखो इसकी मिसाल मैं आपको फिर देता हूँ। एक बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर लांडी से एक ऑफिस आया, लांडी ऑफिस से जो छोटा सा कुरियर का बॉक्स आया, मलियर ऑफिस से छोटा कुरियर का बॉक्स आया, कोरंगी ऑफिस से कुरियर का बॉक्स आया, उसको उठा के बड़े कंटेनर के अंदर एडजस्ट करके रखा जाता है ताकि भाई दूसरे बॉक्सेस भी आके वहाँ पे रख सकें। तो एक बड़े कंटेनर के हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉक्स के जरिए हम यूज़र का डेटा रख रहे होते हैं। तो एक बड़े कंटेनर के अंदर बड़े बॉक्सेस भी आ सकते हैं, छोटे बॉक्सेस भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है, जगह ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए। तो वर्चुअल कंटेनर का, वर्चुअल टर्मिनल का यहाँ पे, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे पास छोटे छोटे डेटा रेट हैं उनको हम लोग इस बड़े SPE के फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर सकें। और यहाँ पे देखो कि सबका डेटा रेट लिखा हुआ है। वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर जो होती है VT 1.5, इसका डेटा रेट कितना होता है, इसके अंदर 9 रोज होती हैं, 3 कॉलम होते हैं, तो 1.728 मेगाबिट्स पर सेकंड इसका डेटा रेट होता है। तो इसमें कौन से सिग्नल आ सकते हैं, इसमें T1 का सिग्नल आ सकता है 1.54 मेगाबिट पर सेकंड। इसमें कोई सिग्नल ऐसा हो जिसका डेटा रेट हो 1.6, वो भी इसमें आ सकता है। इसमें कोई डेटा रेट ऐसा हो जिसका कोई सिग्नल ऐसा जिसका डेटा रेट 1.65, वो भी इसके अंदर आ सकता है, सही है। उसके बाद VT2, अगर कोई डेटा रेट ऐसा आ गया जिसका डेटा रेट 2 है, सही है, कोई सिग्नल ऐसा आ गया जिसका डेटा रेट 2 है, वो VT1 के अंदर नहीं आएगा, वो VT2 के अंदर आएगा और फिर वो SPE के अंदर सवार हो जाएगा। कोई डेटा ऐसा आ गया जिसका डेटा रेट है 3.456, वो VT2 के अंदर नहीं होगा बल्कि VT3 के अंदर आएगा और वो बड़े SPE के अंदर सवार हो गया, सही है। तो ये जो कंटेनर होते हैं छोटे छोटे बड़े, ये जस्ट लाइक एनवेलप या एक डब्बे होते हैं जो कोरियर ऑफिस से मिल जाते हैं। हाँ भाई, आपका सामान कितना बड़ा है उस लिहाज से उतने बड़े डब्बे में डाल दो ताकि उसको आगे कैरी करने में आसानी हो, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेट है। और यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में बात कही थी, स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास एक आर्किटेक्चर होना चाहिए। ये वही स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सिंग आर्किटेक्चर है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सैंपल मौजूद हैं कि भाई आपके डेटा को हम इस तरह अकोमोडेट कर करके लेके जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि सबको ठोंसना शुरू कर देंगे अपने SPE फ्रेम के अंदर। ओके जनाब, ये सोनेट की डिटेल हायरार्की का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट आ रहा है, VT 1.5 के अंदर एडजस्ट हो रहा है। 2 मेगाबिट्स पर सेकंड को डेटा रेट आ रहा है, VT2 के अंदर एडजस्ट हो रहा है। 3 मेगाबिट्स का आ रहा है, वो VT3 में हो रहा है। 6 मेगाबिट्स का आ रहा है, VT6 में हो रहा है, सही है। तो अगर VT 1.5 आ रहे हैं तो इस जैसे 4 मल्टीप्लाई होकर एक VT ग्रुप बनाएंगे। अगर VT2 आ रहे हैं जैसे 3 मल्टीप्लाई होकर VT ग्रुप बनाएंगे। अगर VT3 आ रहे हैं, सारे VT3 आ रहे हैं तो इस जैसे 2 मिलके एक VT ग्रुप बनाएंगे। इस VT ग्रुप जो 7 मिलेंगे तो फिर ये SPE बनाएंगे, सही है। और SPE जो है, अगर ये सारे डेटा रेट नहीं आ रहे, कहीं से 45 मेगाबिट्स का पूरा एक बड़ा ही चंक आ रहा है, हाँ भाई कोई लाहौर से कराची को हिसाब बोलता हूँ, मैंने पूरे घर के सामान उठा के लाहौर लेके जाना है तो बहुत बड़ा डेटा रेट आ रहा है, तो बजाय इसके छोटे छोटे बॉक्स में डालने के हम डायरेक्ट उसको SPE के कंटेनर में डायरेक्ट ही रख लेंगे। तो ये और उस SPE कंटेनर के साथ साथ जो है अगर हम मैनेजमेंट ओवरहेड लगा देंगे तो ये STS1 बन जाएगा, वही STS1 आगे आके OC1 बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी वजह से इसको SPE जैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो STS3 बन जाएंगे। उस STS3 को अगर हम मैनेजमेंट ओवरहेड लगा देंगे तो वो OC3 बन जाएगा। लेकिन हम किसी वजह से मजीद इसको मल्टीप्लाई करके इस जैसे 4 लेके हम आगे बढ़ेंगे तो STS12 बन जाएगा और उसके साथ अगर हम ओवरहेड लगा देंगे, मैनेजमेंट ओवरहेड लगा देंगे तो वो OC12 बन जाएगा। ओके, तो ये सारा का सारा ये सोनेट डिजिटल हायरार्की का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है। ये है सोनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे मक्स लगा हुआ है, यहाँ पे डीमक्स लगा हुआ है, बीच में रीजनरेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे सेक्शन है, ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये पूरा पाथ है। इसकी तमाम बातें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भाई इनका डेटा रेट यहाँ से जाता है, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो तमाम का तमाम डेटा रेट यहाँ पे मल्टीप्लेक्स हुआ, OC ऑप्टिकल कैरी में कन्वर्ट हुआ, रास्ते के अंदर रीजनरेटर हुआ, फिर रीजनरेट हुआ, फिर ADM आया, एड एंड ड्रॉप की कोई कहानी हुई यहाँ पे, फिर रीजनरेट हुआ, फिर आगे लाहौर एंड तक पूरा पहुँच गया, कराची से लाहौर पूरी ट्रांसमिशन हो गई। तो इन मुख्तलिफ एरियाज़ को डिवाइड किया गया है और इनमें मल्टीपल जो है सेक्शन ओवरहेड जो है अपने ओवरहेड लगा देता है, लाइन जो है अपने ओवरहेड लगाती है, पाथ जो है अपने ओवरहेड लगा के इस पूरे एरिया को मॉनिटर ये लोग कर रहे होते हैं। ओके, मल्टीप्लेक्सर असल में होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, जितने भी छोटे लेवल के सिग्नल आ रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक 51.84 मेगाबिट्स का डेटा रेट बना ले, या अगर बड़ा सिग्नल आ रहा है उसका डायरेक्ट
एक सिग्नल बना दे, या E4 का डेटा रेट आ रहा है, E4 पता है ना 140 मेगाबिट्स पर सेकंड होता था, उसका डेटा रेट जो आ रहा है उसको वो जो है STS3 के अंदर डायरेक्ट अकोमोडेट हो सकता है, तो डायरेक्ट STS3 का अकोमोडेट डेटा रेट बना ले। इस तरह वो STS का फ्रेम बनाने के बाद उसको ऑप्टिकल में इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल कन्वर्ट करके ऑप्टिकल सिग्नल बना के उसको आगे ट्रांसमिट करेगा। तो मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर देखने में जब इंस्टॉल होता है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस तरह नज़र आता है, लेकिन इसका सिंबल जो है वर्किंग सिंबल इसका इस तरह बनता है। ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, आने वाले सिग्नल्स को जो है मुतालिका सिग्नल को ड्रॉप कर ले या ऐड कर दे, और बाकी जो मुतालिका नहीं उनको डायरेक्ट आगे बाईपास कर दे। देखो ये आने वाले सिग्नल है, यहाँ से इन हुए, कुछ सिग्नल बाईपास हुए, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो गए, कुछ यहाँ पे ऐड हो गए, सही है ना, कुछ इधर चलेगा कुछ इधर चलेगा, इन जिसने जिस डायरेक्शन में जाना वहाँ पे चलेगा, या किसी दूसरी डायरेक्शन में वहाँ से ड्रॉप हो गए। तो ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर की ट्रांसमिशन हो रही है, बीच में रमिया खान मौजूद है, तो आपने कोई डेटा रमिया खान में ड्रॉप करवाना है, कुछ कॉल्स रमिया खान की हैं, तो वहाँ पे डेटा वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप करवाओगे। जब वहाँ पे ड्रॉप करवाओगे तो भाई वहाँ से कुछ ऐड भी होगा, क्योंकि उसका रिप्लाई भी आना है, वो ऐड होकर लाहौर या कराची कहीं ना कहीं जाना है उसने, तो वो ऐड भी होगा वहाँ पे। तो ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे आपने डेटा ड्रॉप करवाना हो या जहाँ पे डेटा आपको ऐड करवाना हो। अगर कराची से लाहौर तक हमने कहीं ऐड एंड ड्रॉप करना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर कराची में लगाएंगे और डीमल्टीप्लेक्सर लाहौर के अंदर लगाएंगे, बीच में सारे रीजनरेटर लगा देंगे। हमें कहीं ऐड एंड ड्रॉप बीच में करना ही नहीं, बस रीजनरेट करते जाओ और आगे डेटा को पहुँचाते जाओ। रीजनरेटर का काम क्या होता है, रीजनरेटर और एम्पलीफायर में बड़ा फर्क होता है। एम्पलीफिकेशन जो होती है कि कोई भी सिग्नल ही ओरिजिनल सिग्नल है, रास्ते में किसी वजह से डिस्टॉर्ट हो गया, तड़ी मड़ी शक्ल बन गई, इसको जब इसको एम्पलीफाई करेंगे तो ये इसी शक्ल के साथ एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी जो नॉइजेज हैं वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगे। जबकि रीजनरेटर क्या होता है, ये ओरिजिनल सिग्नल है, बीच में खराब हो गया, लेकिन जब रीजनरेट होगा ना तो वो क्या करेगा, नॉइजेज को रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद उसी ओरिजिनल सिग्नल को शेप बना के उसी को आगे कर देगा। तो ये रीजनरेटर जो होता है ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बनस्बत एम्पलीफायर के। एम्पलीफायर जो होता है एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, बस को पता है कि हाँ भाई जो भी आ रहा है चाहे नॉइस शामिल उसको एम्पलीफाई करो, बस आगे निकाल दो, सिग्नल को पावरफुल कर दो, उसमें चाहे नॉइस भी पावरफुल हो जाए। लेकिन रीजनरेटर क्या करता है, नॉइस को खत्म करता है, ओरिजिनल सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको आगे ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल नेटवर्क में रीजनरेटर इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने सोनेट का नेटवर्क मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे देखो सोनेट का नेटवर्क खाली एक लाइन में इस्तेमाल नहीं होता, जिससे मैंने आपको पहले बताया था। देखो ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर रास्ते में लगे हैं, इन्होंने मिलकर किसने रिंग बना लिया, यहाँ पे भी ये रिंग बना लिया, रिंग बना लिया, कुछ जो है लाइन के अंदर एक यहाँ पे लगा हुआ तो एक यहाँ पे लग गया। तो जनाब ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है आपने क्या करना है, बस आप इनके फंक्शन है मेरे को कि भाई ये रिंग है, मिसाल के तौर पे एक बंदा या स्टेशन कनेक्ट है, इसने यहाँ से लेकिन यहाँ बात करनी है, तो यहाँ से डेटा आएगा इसके पास राउट होगा, इसके बाद यहाँ से राउट होगा, फिर यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पहुँच जाएगा। इसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, यानी सोनेट नेटवर्क पे कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करना है, 2 MB कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है, 1.5 MB की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है, उसमें कौन सी VC1 अलॉट होनी है, कौन सी VC3 अलॉट होनी है, कौन सी VT1 अलॉट होनी है, कौन सी VT3 अलॉट होनी है, इसके अंदर कौन सा SPE अलॉट होना है, किसने कहाँ राउट होना है, ये तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ हैं जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थे तो आप उसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं आपसे ये कहूँगा इस वीडियो को एक मरतबा दोबारा सुन लीजिएगा, और उन बेसिक वीडियोस को जो पहले मैंने बयान की थी उनको लाजमी आपने सुनना है, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। फिर अल्लाह हाफिज़।